जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में आप लोगों को जैसा मालूम है कि हमने अपना टॉपिक मोर्टार डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टॉपिक हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कंक्रीट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट कैसे होती है, कितने टाइप्स की कंक्रीट होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे कंक्रीट पे, जो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, और यूजेस ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ और टेस्ट में ही हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, और वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे कंक्रीट की। और साथ में स्ट्रेंथ के बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। टेंसाइल में दो तरीके की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को कंक्रीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है या समझ नहीं आता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग के सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट होती क्या है? तो कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक लाइम और सीमेंट, वेल ग्रेडेड कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड सम एड मिक्सचर। देखिए होता क्या है हमारे पास, जब हमारे पास कुछ बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो सीमेंट, देखिए कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट भी एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। लेकिन इस बाइंडिंग मटेरियल के अंदर क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। कंक्रीट को बनाने के लिए क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब समझ आता होगा आप लोगों को, जैसे कि देखिए घर पे अगर सब्जी बनती है तो जब सब्जी बनती है तो उसमें आप लोग क्या डालते हो, हल्दी भी डालते हो, मिर्च भी डालते हो, नमक भी डालते हो, और वाटर की रिक्वायरमेंट है। फिर सब्जी यानी कि जो भी चीज़ आप उसके अंदर डाल रहे हो वो सब के सब क्या हो गए, सब्जी के इंग्रेडिएंट हो गए। तो वैसे ही जब कंक्रीट को प्रिपेयर करा जाता है तो उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखिए सीमेंट होता है हमारे पास, फाइन एग्रीगेट होता है जिसको हम सैंड भी बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट होता है, वाटर होता है, और एड मिक्सचर होता है। इन सबको जब एक जगह कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होकर के आता है, कंक्रीट प्रिपेयर होकर के आती है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने इस चीज़ को लिखा है, सीमेंट का एग्रीगेट में बात करें तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर हो गया, वाटर हो गया, और जो एड मिक्सचर हो गए, इन सब को हम यूज़ करके अपना क्या बनाते हैं, कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। इन सब के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि सीमेंट के बारे में मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सेपरेट इसके लिए वीडियो लेक्चर बनाए थे मैंने, बहुत लंबा टॉपिक है तो 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को दिया था। एग्रीगेट के बारे में भी अलग से एक वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा, वाटर के बारे में बना करके दूंगा कि क्या वाटर की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और एड मिक्सचर के बारे में भी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कंक्रीट क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा कंक्रीट क्या होती है हमको। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। चलिए सबसे पहले बात करें स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। यानी कि जब हम कंक्रीट को बनाते हैं तो हमको ये तो पता चल गया कंक्रीट को बनाने के लिए हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, सीमेंट यूज़ करेंगे, एग्रीगेट यूज़ करेंगे, अपना वाटर यूज़ करेंगे, उसमें अपने एड मिक्सचर यूज़ करेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उसको प्रिपेयर करने की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर करने की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंक्रीटिंग प्रोसेस। तो कंक्रीटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं आप लोग की। जैसे कि सबसे पहले बैचिंग होती है। हर एक के बारे में इंडिविजुअली बताऊँगा आप लोग को, लेकिन यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम होता है वो सिक्वेंस से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। कई बार सिक्वेंस पूछ लेता है कि बैचिंग के बाद क्या आता है, मिक्सिंग आता है, और ट्रांसपोर्ट यानी कि कौन सा किस नंबर पे आता है, इससे भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमारा बैचिंग आता है, फिर उसके बाद मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट आता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट आता है, फिर प्लेसिंग आता है कंक्रीट का, फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग, कॉम्पैक्शन एंड या कॉम्पैक्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट आता है। इन सब स्टेप्स के बारे में, जो हमारे ये 6 स्टेप्स हैं, इन 6 स्टेप्स के बारे में अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले आप इनका सीक्वेंस ज़रूर याद कर लेना। सबसे पहले बैचिंग, फिर मिक्सिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्लेसिंग, फिर कॉम्पैक्टिंग, फिर क्यूरिंग। तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लेना क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैचिंग की कि सर बैचिंग होता क्या है। तो देखिए बैचिंग में हमको मालूम है कि जब हम कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हो उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। यानी कि कितना सीमेंट डालना है, कितना वाटर डालना है, कितना उसमें फाइन कितना कोर्स एग्रीगेट डालना है, कितने एड मिक्सचर डालने हैं, वो सब हमारा किस में डिसाइड होता है, तो वो बैचिंग में डिसाइड होता है। उसको डिसाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो वेट बैचिंग होता है और एक वॉल्यूम बैचिंग होता है। यानी कि एक तो आप उसको वेट के हिसाब से कंट्रोल कर लो, मतलब वेट के हिसाब से कि सीमेंट 2 किलोग्राम यूज करना है, 3 किलोग्राम यूज करना है, 5 किलोग्राम यूज करना है, इस तरीके से यूज कर लो। या फिर वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि आपने अपने लोकल में भी देखा होगा कि एक टब वगैरह होती है, तो उस टब में क्या करते हैं, टब से या फिर कुछ परात वगैरह होती है, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, एक परात दो परात ऐसे करके सीमेंट ले लेते हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो या तो आप वॉल्यूम के हिसाब से कर लो या फिर वेट के हिसाब से कंट्रोल कर लो। तो जो भी क्वांटिटी आप रखोगे वो सब किस में कंट्रोल होती है, बैचिंग में। यानी कि बैचिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि सीमेंट कितना डालना है, फाइन एग्रीगेट कितना डालना है, कोर्स एग्रीगेट कितना डालना है आपको, एड मिक्सर कितना डालना है आपको, ये सारी चीज़ें आपने क्या कंट्रोल कर ली। इसके बाद आता है हमारा मिक्सिंग। क्या आता है, मिक्सिंग। जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज़ आपको कितनी डालनी है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उन चीज़ों को मिक्स करोगे। तो मिक्सिंग होता क्या है, मिक्सिंग टाइम एज पर IS 456, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है कि जो मिक्सिंग टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 मिनट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि मिक्सिंग टाइम हमारा कितना होना चाहिए, 2 मिनट्स मिक्सिंग टाइम होना चाहिए। जनरली बात करें तो जनरली 20 रेवोल्यूशन ऑफ कंक्रीट इन मिक्सर, अगर मिक्सर में हम बात करें तो लगभग लगभग 20 बार रेवोल्यूट उसको किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा इस तरीके का मिक्सर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिल्ट मिक्सर बोलते हैं। तो ये टिल्ट मिक्सर हमारा होता है। तो टिल्ट मिक्सर में आपने देखा होगा ये रिवॉल्व होता रहता है। तो मिक्सर जो होता है, जब उसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं जो भी हमने बैच में प्रिपेयर करी हैं अपने, वो सारी चीज़ें हम मिक्सर के अंदर डाल दी। अब हम उसको कितनी बार घुमाते हैं, तो 20 टाइम्स उसको हम रेवोल्यूट करते हैं। 10% एक्स्ट्रा सीमेंट इज़ एडेड इन हैंड मिक्सिंग। और अगर आप उसको मिक्सर की हेल्प से नहीं मिक्स कर रहे हो, आप कैसे मिक्स कर रहे हो उसको, हैंड अपने हाथों से उसको मिक्स कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को 10% ज़्यादा सीमेंट लग जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और टिल्ट मिक्सर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क। आपने देखा होगा इस तरीके का हमारा मिक्सर होता है जिसको हम बोलते हैं टिल्ट मिक्सर। तो ये टिल्ट मिक्सर जो हमारा होता है इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क हो, यानी कि कोई हमारी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो, वहाँ पे जब हमको यूज़ करना होता है तो हम इस मिक्सर का यूज़ करते हैं। देखते हो आप, ACC का एक कंपनी का है आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए आपने बैच प्रिपेयर कर लिया, क्वांटिटी डिसाइड कर ली कौन सी कितनी रहनी है, उसके बाद आपने उसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद क्या, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, यानी कि वहाँ तक लेके जाओगे। जब आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसको मिक्स किया, ये ठीक है आपका मिक्सर था, आपने यहाँ पे मिक्स किया, अब आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे। तो मिक्सर से और जहाँ पे उसको अप्लाई करना वहाँ तक लेके भी तो जाओगे ना उसको, कंक्रीट को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूसली ट्रांसफर टू एन इनएक्सेसिबल एरिया। यानी कि कहीं पर अगर इनएक्सेसिबल एरिया है, हम वहाँ पर नहीं आ जा सकते बार बार, तो वहाँ पर हम बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ कर लेते हैं, बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कर लेते हैं, जो इजीली वहाँ पर कंक्रीट को ट्रांसफ़र कर देता है। बेस्ट मेथड ऑफ पंपिंग, अगर हम बात करें कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो कौन सा होता है, पंपिंग होता है। और याद रखेंगे जब भी हम पंपिंग कर रहे होते हैं तो पंपिंग करते समय हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर जो हमारा होना चाहिए वो 0.90 से लेकर के 0.92 तक होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे सर ये नई चीज़ क्या आ गई कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो देखो जब हम वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की अब ये सर वर्केबिलिटी क्या होती है, तो वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कंक्रीट जो है, जो हमारे पास कंक्रीट है उसको हम कितना इजीली प्लेस कर पा रहे हैं, यानी कि हम कितना इजीली अपनी कंक्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हैं, उसको हम उसकी वर्केबिलिटी बोल देते हैं। अब जब हम वर्केबिलिटी मेजर करते हैं तो वर्केबिलिटी को मेजर करने के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। तो उनमें से कॉम्पैक्शन टेस्ट भी हमारा होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग
जो हमारी वैल्यू लाई करनी चाहिए वो 0.90 से 0.92 के बीच होनी चाहिए जब हम उसको पंप कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको पंपिंग मेथड अपना यूज़ कर रहे होंगे तो कॉम्पैक्शन फैक्टर इसके बीच लाई करना चाहिए। अभी आगे जब चलोगे वीडियो में तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये क्या है। ठीक है, परेशान मत हो। ट्रांसपोर्टेड 100 मीटर हॉरिजॉन्टल एंड 80 मीटर वर्टिकल। अब अगर हम बात करें ये पंपिंग मेथड से, तो पंपिंग मेथड की खास बात ये होती है कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं 400 मीटर तक, तो हम हॉरिजॉन्टली कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और वर्टिकली बात करें तो 80 मीटर तक हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का आप लोग का ये पंपिंग होता है, देख सकते हो आप लोग का पंप होता है और इधर मिक्सर होता है, तो मिक्सर से कंक्रीट सीधा पंप में आती है और पंप से ये हमारा पाइप लगा हुआ होता है, और ये पाइप हमारा जहाँ पर हमको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे 400 मीटर हॉरिजॉन्टल और 80 मीटर वर्टिकली हम उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसिंग। प्लेसिंग में क्या करते हैं, अब देखिए आपने उसको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करा दिया, अब उसको आप क्या करोगे वहाँ पे लगाओगे, प्लेस करोगे जहाँ पे आप लेके गए थे, यानी कि यहाँ से आप इसको कंक्रीट को मिक्स किया था और यहाँ से आपने ट्रांसपोर्ट किया, वो कंक्रीट आपकी यहाँ पे पहुँच गई। तो जब कंक्रीट पहुँचती तो उस समय एज पर IS 456 मैक्सिमम परमिसेबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर, यानी कि जब आपकी कंक्रीट लेके जा रहा है पाइप और वो गिरेगी तो याद रखना उसको हम 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊपर से नहीं गिराते हैं। ठीक है, याद रखना जो मैक्सिमम फ्री फॉल हम रखते हैं अपना, जो परमिसिबल फ्री फॉल होता है 1.5 मीटर की, यानी कि 1.5 मीटर की हाइट से तो हम उसको गिरा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हाइट से नहीं गिराते, वरना हमारा वहाँ पे सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर इज़ डन बाय ट्रेमिक पाइप, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट होती है, अगर हमको अंडर वाटर, अगर मान लीजिए कंक्रीट को हमको अंडर वाटर लेकर के जाना है, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर चल रहा है, तो जब अंडर वाटर लेकर के जाते हैं तो हमें पता है कि पंप है, पंप उसको लेकर के जाएगा पंप, लेकिन पंप किस में लेके जाए, पाइप में, तो वो पाइप जो होता है उसका नाम जो होता है वो ट्रेमिक पाइप होता है। तो याद रखेंगे इसको, ट्रेमी पाइप जो होता है वो यूज करा जाता है हमारा अंडर वाटर प्लेसिंग के लिए कंक्रीट को। इसके बाद आता है कॉम्पैक्टिंग। अब आप क्या करोगे, जब आपने कंक्रीट को वहाँ पे ले जा करके डाल दिया, यानी कि प्लेस होगी वहाँ पे पहुँच गई कंक्रीट, तो पहुँचने के बाद अब क्या करोगे, आप उसको कॉम्पैक्ट करोगे। क्या करोगे, कॉम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर टू फ्रॉम द होमोजीनियस डेंस मास। अब आप जो कंक्रीट है उसमें आप जाहिर सी बात है आइए कुछ कंक्रीट पंप पकड़ के, तो उसमें कुछ एयर जो है वो इंट्रैप्ड हो जाती है, कुछ एयर फंस जाती है उसके पार्टिकल्स के बीच, तो उस एयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टिंग बोलते हैं। अब जब हम उसमें से एयर को रिमूव कर देते हैं तो हमको डेंस मास मिल जाता है जो कि होमोजीनियस होता है और जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही हम कॉम्पैक्टिंग के लिए बात करें किसका यूज़ करते हैं, तो सरफेस वाइब्रेटर का या स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर का। ये तो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, दो मशीन हम बोल सकते हैं, मशीन्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। एक सरफेस वाइब्रेटर होता है, तो एक हमारे पास क्या होता है, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनिशिंग। अब हमने क्या है, कंक्रीट को वहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया पूरे से अच्छे से कॉम्पैक्ट, अब उसकी जो आउटर सरफेस है उसको स्मूथ भी तो करना पड़ेगा। तो फिनिशिंग का मतलब क्या होता है, उस स्मूथिंग द टॉप सरफेस, जो टॉप सरफेस होती है हम उसको अब क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। ठीक है, तो स्मूथ जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको फिनिशिंग बोल देते हैं। और इट इज़ डन बाई स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग या ट्रैवलिंग। जो हमारा स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग या फिर जो ट्रोबलिंग होता है उसकी हेल्प से हम इसको करते हैं। ट्रोबलिंग आपने देखा होगा घर पे भी, अगर आपके लोकल वर्क होता है तो जो मिस्त्री होता है वो इसकी हेल्प से क्या करता है, उसको स्मूथ करता है। ठीक है, ट्रोबलिंग, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में तो इसको हम कन्नी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, तो जो भी आप लोग के यहाँ बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका लोकल लैंग्वेज में क्या क्या नाम इसका होता है। अब उसके बाद आपने उसको क्या है कि फिनिशिंग दे दी, अब फाइनली आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, क्यूरिंग होगा। अब क्यूरिंग को देखिए हमारी लोकल लैंग्वेज में तराई बोलते हैं, तराई करना उसको, यानी कंक्रीट आपने कर दी तो उसकी अब तराई करनी होगी आपको। तो आप बताना आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं क्यूरिंग को। तो इसमें होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि आपका जो है जब कंक्रीट क्या करता है, आपने कंक्रीट प्लेस कर दिया तो वहाँ हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उस हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने तो वाटर मिक्स करा था एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग,
जब आप उसको मिक्स कर रहे थे उस समय आपने वाटर ऐड करा था। अब उसका वो जो वाटर है वो मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर बना रहे जब तक कंप्लीट हाइड्रेशन उसका नहीं हो जाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे क्यूरिंग करते हैं। तो जो प्रिवेंटिंग ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूरिंग बोल देते हैं। टेस्ट सैंपल प्लेस्ड एट टेम्परेचर, जब हम क्यूरिंग के लिए देखते हैं तो टेस्ट सैंपल जो होता है हमारा वो 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उसको हम रखते हैं। और क्यूरिंग पीरियड की बात करें तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसके लिए 3 से 7 डेज़ की होती है, और जो ओपीसी होता है उसके लिए मोस्ट लॉन्गर होती है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हमको उसकी क्यूरिंग करनी होती है। तो याद रखेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3 to 7 डेज़ होती है, और ओपीसी के लिए मोस्ट लॉन्गर होती है, यानी काफ़ी लंबे समय तक हम उसको क्वेरिंग करनी होती है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है जेल वाटर क्या होता है। तो देखिए, जेल वाटर इट इज़ द हेल्ड फिजिकली और एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट, यानी कि देखिए सीमेंट और एग्रीगेट आपने यूज़ करा है तो उसके पार्टिकल पर क्या है, एक वाटर अपनी एक लेयर बना लेता है, इस तरीके की लेयर अपनी एक बना लेता है वाटर उसके पार्टिकल्स के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्ब्ड वाटर बोलते हैं। एडजॉर्ब याद रखना, एब्जॉर्ब तो मतलब हो गया अपने अंदर सोखना, अपने अंदर ले लेना वाटर को, लेकिन एडजॉर्ब्ड होता है पार्टिकल के ऊपर जो लेयर बन जाती है उसको हम एडजॉर्ब्ड बोलते हैं। तो एडजॉर्ब्ड वाटर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेल वाटर बोलते हैं। अब देखिए, क्यूरिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि सबसे फेमस मेथड आपने देखा होगा स्प्रे वाटर, यानी कि जो वाटर होता है उसका स्प्रे कर देते हैं, उसके ऊपर अपना समरसेबल वगैरह चालू करा और उसके ऊपर क्या है वाटर हम अपना मार देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है आप लोग का पॉन्डिंग बना करके, पॉन्डिंग मेथड आपने देखा होगा, घर वगैरह जब हम बनाते हैं तो ऊपर मिट्टी से सॉइल की हेल्प से क्या करते हैं, कुछ उसमें कुछ बॉक्सेस बना देते हैं, फिर उन बॉक्सेस के अंदर वाटर भर देते हैं, जिसको हम पॉन्डिंग मेथड बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका गनिंग बैग्स। तो गनिंग बैग्स क्या होता है, गनिंग बैग्स आपने देखे होंगे जो जूट के बने हुए बैग्स होते हैं, उनको कंक्रीट के ऊपर डाल देते हैं, फिर हम उस पर स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे की वजह से क्या होता है, जो बैग्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं, फिर वो लंबे टाइम तक क्या है वहाँ पे वेट रहता है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वेरिंग का एक मेथड। एक स्टीम क्वेरिंग होता है, स्टीम क्वेरिंग यानी कि जो आपका स्टीम आपको मालूम है भाप से आप लोग के यहाँ पे क्वेरिंग की जाती है। और एक होता है केमिकल्स की हेल्प से, यानी कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कूल करके रखते हैं कंक्रीट को, तो उन केमिकल्स को भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया, क्यूरिंग्स मेथड, तो ये भी आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अगर मैं आप लोग कर देता हूँ, अगर आप लोग अब तक इस वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो हमारा कोर्स चल रहा है, वन लाइनर कोर्स प्लस कॉन्सेप्ट का नाम हमने इसको दिया है, वन लाइनर प्लस के कॉन्सेप्ट का नाम हमने इसको दिया है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, सभी के वीडियो लेक्चर प्लस के पीडीएफ आप लोग को, जिस तरीके की पीडीएफ अभी आप देख रहे हो इस तरीके की पीडीएफ देखने को मिलेगी, प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इस सब का जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, और ये प्राइस केवल अभी अभी के लिए है, आज और कल के लिए। फिर इसका प्राइस जो है वो बढ़ करके 599 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है कोर्स को तो इनरोल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, क्या नाम है गाइज, वीआईपी सिविल गुरु। तो वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन को आप चाहिए डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाकर के कोर्स को इनरोल कर लीजिए, जिसका जो प्राइस है अभी वो 499 रुपीज़ चल रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो और पीडीएफ लेक्चर देखने को मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के होंगे, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी, यानी कि कोई भी आपका एजेई का एग्ज़ाम हो इससे बाहर कुछ भी आप लोग का नहीं आने वाला है। तो एकदम एक नंबर ये कोर्स है, और ये कोर्स हमारा सबसे ज़्यादा हमारा ये सेल हुआ था, जिसकी वजह से हमें जो है जो स्टूडेंट चॉइस का अवार्ड भी हमको मिला था दिसंबर में, अगर आप लोगों को मालूम हो, दिसंबर 2021 में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है हमारा। इसके बाद जो सेकंड कोर्स हमारा चल रहा है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कोर्स हमारा चल रहा है। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कोर्स आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है, और इसका जो प्राइस है वो केवल 399 रुपीज़ है। तो 399 रुपीज़ में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स का गुप्ता एंड गुप्ता का वीडियो प्लस के पीडीएफ सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो 8077283538 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर इनरोल करोगे तो आप लोग को वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बाकी आप प्ले स्टोर से भी चाहो तो वहाँ से भी जाकर के वीआईपी सिविल गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
देखिए, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो जनरली हमको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट इन कॉन्क्रीट, यानी कि मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्क्रीट का। तो मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन टाइम बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देखिए, कई बार क्या होता है, हमको दिमाग में सिर्फ इतना ही रहता है कि कंक्रीट अगर हमने प्लेस कर दी, अपनी कंक्रीटिंग कर दी, कास्टिंग कर दी, तो अब हम उसकी क्वेरिंग करते रहें। तो क्वेरिंग करते रहेंगे तो उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी। लेकिन देखिए, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितने टाइम तक आपने उसको क्वेरिंग करी, यानी कि सिर्फ टाइम के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है। एक्चुअल में वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी, यानी कि दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी मिलनी है। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास मैच्योरिटी क्या आती है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, जो टाइम और टेम्परेचर होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट हमको देता है वो क्या देता है, मैच्योरिटी देता है। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट अगर हमको निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इनटू टाइम। अब टेम्परेचर किस में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में, और टाइम किस में होगा, आवर में। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, टेम्परेचर किस में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में, और टाइम किस में होगा, आवर में होगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए, अ सैंपल ऑफ कंक्रीट क्यूर्ड एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमने उसकी जो क्यूरिंग करी है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर करी है फॉर 28 डेज, 28 डेज़ के लिए। इस टेकिन एज फुल्ली मैच्योर्ड, हमको बताना है कि फुल्ली मैच्योर्ड होने की उसकी प्रोसेस क्या होगी 28 डेज़ में। तो देखिए, मैच्योरिटी हमको उसको बतानी है 28 डेज़ की। तो मैंने आपको बताया था, जो आप लोग का टाइम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो मैच्योरिटी देता है। तो यहाँ पे भाई टाइम आप लोगों का कितना है और टेम्परेचर कितना है, तो टाइम आप लोग का 28 है और मैच्योरिटी कितना 18, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग के पास क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। टाइम 28 डेज़ है और टेम्परेचर 18 है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखो टेम्परेचर 28 डेज़ था, लेकिन मैंने आपको बताया था डिग्री सेंटीग्रेड आवर में होता है। तो इस 28 को 24 से मल्टीप्लाई करके तो सबसे पहले कर लो आवर में, टाइम आ गया आवर में। अब उसके बाद देखो, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है, इसमें हमें ऐड करना होता है 11। क्या ऐड करना होता है, 11। अब 11 क्यों ऐड करना होता है वो समझो। डेटम टेम्परेचर होता है -11 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज हाइड्रेशन स्टार्ट एट दिस टेम्परेचर, यानी कि कंक्रीट का जो हाइड्रेशन स्टार्ट होता है वो -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, -11 छोड़ो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो उसमें पहले 11 ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, जिस पर हाइड्रेशन स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो देखो 28 और यहाँ से कितना आएगा 24, तो ये आप लोग का आ जाएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 29। तो जब तीनों की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 19,488 डिग्री सेंटीग्रेड आवर, आप लोग की मैच्योरिटी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और स्टेट एई में भी ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट ऑन कंक्रीट हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट ऑन कंक्रीट कि कौन सी। देखिए, अब जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो टेस्ट के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये टॉपिक या तो आप अलग अलग पढ़ लो, लेकिन मुझे ये टॉपिक एक साथ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप कैसे भी करके इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर क्वेश्चन बनना है तो यहाँ से बनना तय होता है क्वेश्चन। अब हम बात करें टेस्ट ऑन कंक्रीट, तो टेस्ट या प्रॉपर्टीज़ की बात, तो टेस्ट की बात करें तो दो तरीके के टेस्ट हमारे पास होते हैं कंक्रीट में, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, तो याद रखना, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और वर्केबिलिटी ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें तो जो हमारा स्केमिडेड रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, ये दोनों हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कई बार ऑप्शन में दे करके कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है और कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो ये नाम भी आप लोग को याद रखने हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव के,
क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स में जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने कवर करने की कोशिश करी है पूरे पूरे। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैंने आप लोग को बताया दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वर्केबिलिटी और सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं वर्केबिलिटी को। वर्केबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी की बात करेंगे, वर्केबिलिटी क्या होती है। तो देखो वर्केबिलिटी की बात करें तो इजी टू प्लेस द कंक्रीट, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए वर्क एबिलिटी यानी कि कंक्रीट के साथ काम करना कितना आसान हो सकता है, यानी कि कितना इसी हम बना सकते हैं कंक्रीट के साथ वर्क करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोल देते हैं। तो वर्केबिलिटी है क्या, इजी टू प्लेस द कंक्रीट। मैंने आपको प्लेसिंग बताया था, यानी कि अगर आपको कंक्रीट को प्लेस करना तो कितनी इजीली आप उसको प्लेस कर पा रहे हो, वो उसकी वर्केबिलिटी। यानी कि जितना इजीली आप कंक्रीट को प्लेस कर देंगे उसकी वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर उसको आप अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। इजी वर्क विद कंक्रीट, ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि वर्केबिलिटी को, कि हमारा जो वर्क है कंक्रीट के साथ वो जितना ज़्यादा इजी होगा उतनी ही क्या होगी, उसकी वर्केबिलिटी होगी। ऑल नीड्स शुड बी अचीव्ड लाइक फुल कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, यानी कि जितनी भी हमारी नीड्स हैं कंक्रीट को लेकर के, चाहे वो कॉम्पैक्शन को लेकर के हो कि कंक्रीट हमारी प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट हो जानी चाहिए, जो भी उसमें एयर इंट्रैप्ड है वो सब की सब एयर हमारी बाहर हो जानी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। यानी कि प्रॉपर तरीके से उसका कॉम्पैक्शन हो जाए और बहुत आसान हो हमारे हमारे लिए कंक्रीट के साथ काम करना, वर्क करना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वर्केबिलिटी हो जाती है। अब हम बात करें वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, या फिर हम ये कहें कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या फिर वर्केबिलिटी किन के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता है वाटर कंटेंट। सबसे पहले क्या आता है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली नो इफ़ेक्ट ओवर इट्स वर्केबिलिटी, यानी कि डायरेक्टली तो कोई इफ़ेक्ट हमारा नहीं डालता है वाटर कंटेंट, बट इंक्रीज ओनली इट्स फ्लूडिटी, जो उसकी फ्लूडिटी होती है वो इंक्रीज़ कर देता है। अब आप कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे थे, आपने उसमें वाटर क्या है, ज़्यादा मिला दिया, तो ज़्यादा मिलाने की वजह से क्या होगा, उसकी फ्लूडिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल ऐसी फ्लो होने लगेगी, कंक्रीट एकदम बहने लगेगी। तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो कंक्रीट का क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि जो वो एक एक लिमिट तक तो सही है, वाटर कंटेंट जो है कंक्रीट के अंदर एक लिमिट तक तो सही है जितना होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करा दोगे तो उसकी वजह से क्या है, फ्लूडिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वर्केबिलिटी क्या, इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो इज कांस्टेंट, ध्यान रखना वाटर सीमेंट रेशियो इज कांस्टेंट, यानी कि वाटर का और सीमेंट का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, देन वाटर इंक्रीज एंड सीमेंट इंक्रीज, हैंस वर्केबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब क्या है कि वाटर सीमेंट, अब देखिए आप वाटर वाटर को बढ़ाते जाइए तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, क्या वर्केबिलिटी, एक फ्लूडिटी बढ़ जाएगी, उसकी वर्केबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी ना। आप सीमेंट को बढ़ाते जाइए तो भी क्या होगा, सीमेंट को बढ़ाने से उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है, मतलब जितना आप वाटर को बढ़ा रहे हो उतने ही आप सीमेंट को भी बढ़ाते जाओ, तो उसकी वजह से क्या है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके से ज़रूर वर्केबिलिटी हमारी उसकी देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए जब हमारा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक आएगा तब भी मैं इस पॉइंट को आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी यहाँ पे वाटर और सीमेंट रेशियो की थोड़ी सी बात हुई थी तो उसको लेकर के मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो की, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगी, उतनी ही कम देखने को मिलती है। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट और वाटर रेशियो के, यानी कि सीमेंट ऊपर चला जाएगा तो सीमेंट वाटर रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन की। यानी कि आपका अगर कंक्रीट प्रिपेयर करोगे तो क्या उसमें वाटर सीमेंट थोड़ी ना रहेगा, उसमें तो एग्रीगेट भी रहेगा। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की बात करें तो याद रखना एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वर्केबिलिटी, यानी कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर बढ़ाते जाओगे तो वर्केबिलिटी क्या है, कम होती जाएगी। एक लिमिट होती है, अगर आप उसके अंदर रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आप कम कर दोगे तो वर्केबिलिटी आप लोग की बढ़ जाएगी। तो ये आप लोग को याद रखना है।
इसके बाद अगर हम बात करें साइज ऑफ एग्रीगेट की, तो साइज ऑफ एग्रीगेट में अगर मान लो कि एग्रीगेट का साइज़ आप लोगों का कम है, अगर पार्टिकल का साइज़ कम होगा, छोटा छोटा पार्टिकल होगा, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वर्केबिलिटी क्या होगी वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है, बड़ा पार्टिकल है, और वहाँ पे सरफेस एरिया उसका कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखने। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ एग्रीगेट। तो देखिए शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो अगर हमारे पास मान लीजिए राउंड पार्टिकल हैं, कैसे पार्टिकल हैं गाइज, राउंड पार्टिकल हैं, तो राउंड पार्टिकल की हाई वर्केबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन एंगुलर अगर एग्रीगेट है, मानी इस तरीके के तिरछे बिरछे इस तरीके के कुछ भी अगर एग्रीगेट है हमारे पास, तो उनकी लेस वर्केबिलिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर राउंड पार्टिकल होंगे, गोल गोल पार्टिकल होंगे, इस तरीके के पार्टिकल होंगे, तो उनकी वर्केबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सचर का। तो देखिए टेक्सचर की अगर हम बात करें तो अगर स्मूथ टेक्सचर है, तो स्मूथ टेक्सचर अगर होगा हमारा एग्रीगेट का, तो वहाँ पे भी हमको हाई वर्केबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म हमारे पास ग्रेडिंग है, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, तो वहाँ पे लो वर्केबिलिटी होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो पार्टिकल होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सेम साइज़ के होंगे, सेम साइज़ के पार्टिकल होंगे। लेकिन वहीं पर अगर वेल ग्रेडिंग एग्रीगेट है हमारे पास, वेल ग्रेडिंग मतलब पार्टिकल का साइज़ क्या है, छोटा बड़ा है, छोटे बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, तो वहाँ पे हाई वर्केबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि पार्टिकल अगर छोटे बड़े होंगे तो ईजिली उनके साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर काम करना आसान होगा तभी तो हम बोलेंगे कि हाई वर्केबिलिटी उसकी है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सीमेंट पेस्ट विच कैरीड आउट लुब्रिकेशन हेल्प टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी। कई बार क्या होता है, कुछ हमारा फ्री सीमेंट रह जाता है एग्रीगेट के अंदर, तो फ्री सीमेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे लुब्रिकेंट होता है, ऑयल होता है ना, उसकी तरह ये काम करता है, तो जिसकी वजह से हमें वर्केबिलिटी हमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हमारे पास एड मिक्सचर। एड मिक्सचर की अगर हम बात करें तो कुछ एडमिक्सर होते हैं, जैसे प्लास्टिसाइजर्स हैं, एयर एंटरिंग है, सल्फर प्लास्टिसाइजर्स हैं, और एडमिक्सर यूज टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी। यानी कि कुछ एडमिक्सर्स होते हैं जो हमारे एक तरीके से वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करे जाते हैं। अगर मान लो कंक्रीट की वर्केबिलिटी हमको बहुत कम देखने को मिल रही है और हमें उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, कुछ एडमिक्सर अपनी तरफ से यूज कर देते हैं, केमिकल्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं, वर्केबिलिटी का ही टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो BV टेस्ट हमारा होता है जो वेरी लो वर्केबिलिटी को मेजर करता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, बताया था आप लोगों को, जब आप पंप करते हो तो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.90 से लेकर के 0.92 के बीच होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन वही आ रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है वो लो टू मीडियम वर्केबिलिटी को मेजर करता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी लाइन को आप सिंगल मिस नहीं कर सकते। जितने भी मैंने आप लोग को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ना, सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो लो टू मीडियम वर्केबिलिटी को मेजर करता है, और स्लम्प टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में भी, वो हमारा मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी को मेजर करता है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी को मेजर करता है। और जो फ्लो टेस्ट होता है वो वेरी हाई वर्केबिलिटी को मेजर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें वीवी टेस्ट की, तो सबसे पहले हमारे पास वीवी टेस्ट है। तो वीवी टेस्ट जो होता है इसको वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। देखिए इसकी पीडीएफ भी आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट की बात करते हैं। तो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो होता है ये इक्विपमेंट होता है, आप इसको देख लीजिए, वीवी कंसिस्टोमीटर हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे बात करें तो एक स्लम्प कौन होती है, एक ग्लास डिस्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर आप लोग का सैंपल रखा जाता है। यहाँ पे वाइब्रेटरी टेबल आप लोग का होता है, और नीचे आप लोग का बेस होता है। तो इस तरीके का ये आप लोग का होता है। इस टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो नाम ही पूछ लिया जाता है कि बीबी टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो कंसिस्टोमीटर का।
किसका यूज़ करते हैं, कंसिस्टोमीटर का। इसमें होता क्या है, इस टेस्ट में मोल्ड इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर, अभी आपको बताया था सिलेंड्रिकल एक कोन होती है, उसके अंदर हम इसको मोल्ड को रखते हैं, एंड वाइब्रेट द सिलेंडर एंड नोट एज वी डिग्री इन सेकेंड। और हम करते क्या है, उसको वाइब्रेट करा देते हैं सिलेंडर को, वाइब्रेट कराने के बाद हम क्या करते हैं, वी डिग्री मेजर करते हैं, और ये जो वी डिग्री मेजर करी जाती है वो सेकेंड में मेजर करी जाती है। यानी कि यहाँ पे वर्केबिलिटी को जो मेजर करने की यूनिट होती है वी कंसिस्टोमीटर में, वो क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, क्या यूनिट होती है, वो सेकंड होती है। और वी डिग्री जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वर्केबिलिटी के। मतलब अगर कहीं पे वी डिग्री की वैल्यू हमको ज़्यादा देखने को मिल रही तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और कहीं पर वी डिग्री की वैल्यू कम मिल रही है तो वहाँ पर वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो याद क्या करना है आप लोग को, ये टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के पास कि आपसे कह देगा कि वी डिग्री की वैल्यू 5 to 10 सेकंड है तो लो वर्केबिलिटी होगी, 3 to 5 सेकंड है तो मीडियम वर्केबिलिटी होगी, और 0 से 3 सेकंड के पीछे तो हाई वर्केबिलिटी होगी। मतलब देखो जैसे आपका टाइम ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है, तो डिग्री ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी क्या है, कम। अब देखो डिग्री कम होती गई, डिग्री कम होती गई तो वर्केबिलिटी बढ़ती गई, तो देखो डिग्री कम हुई तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये देखो हमारे पास कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या एक्चुअल में बोल देते हैं। एपरेटस की बात करें तो 2 होपर्स 1 सिलेंडर कंटेनर हम इसको बोल देते हैं। वैसे ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, 2 होपर्स एंड 1 सिलेंडर कंटेनर हम इसको बोलते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मोर प्रिसाइज देन सिलम्प टेस्ट, अभी हम सिलम्प टेस्ट पढ़ेंगे जो 3rd नंबर का है, तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है स्लम्प टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द फॉलोइंग कंक्रीट टू फॉल थ्रू अ नॉन स्टैंडर्ड हाइट। इसमें हम करते क्या हैं, इस टेस्ट में जो हम कंक्रीट अपना प्रिपेयर करते हैं सैंपल, उसको इसके अंदर डाल देते हैं सबसे ऊपर वाले अपर होपर में। फिर वो कंक्रीट क्या धीरे धीरे पास होकर के किस में आती है, लोअर होपर में आती है, लोअर वाले में। फिर उसके बाद इसमें से पास होकर कहाँ पर जाती है, सिलेंडर में। तो हम सिलेंडर में इसमें पहुँच जाती है फाइनली। तो इसके बाद हम करते क्या हैं, द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, याद रखना, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन डिटरमाइन इन टर्म ऑफ डेंसिटी रेशियो। और जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन होता है हमको, यानी कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर हमको मिलता है वो डेंसिटी रेशियो की फॉर्म में मिलता है। अब डेंसिटी रेशियो क्या होता है, तो डेंसिटी रेशियो होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट अपॉन डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। यानी कि देखिए होता क्या है कि जब हमने इसके अंदर कॉन्क्रीट का सैंपल अपना डाला था, ठीक है, तो वो कंक्रीट इसमें से पास होकर इसमें आएगी लोअर वाले होपर में, फिर उसके बाद सिलेंडर में। तो सिलेंडर ये आप लोग का फुल हो गया, ठीक है, फुल हो गया, तो वो हमारे पास हो गया पार्सली फिल्ड सिलेंडर हो गया, पार्सली फिल्ड सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद क्या होती है, टेम्परिंग रोड होती है। टेम्परिंग रोड की हेल्प से इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, ठोकते हैं अंदर की तरफ, इसको दबाते हैं। तो दबाने के बाद कुछ जगह खाली हो जाएगी, तो जगह खाली हो जाएगी तो फिर इसके अंदर कंक्रीट कुछ ना कुछ आएगी, तो उसको हम बोल देते हैं फुल्ली कॉम्पैक्टेड। तो जो पहले वाला वेट, पहले वाला देखिए डेंसिटी थी, पहले वाली डेंसिटी और बाद वाली डेंसिटी, दोनों का रेशियो हमको डेंसिटी रेशियो हमको देता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है मास ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग टेस्ट इन सिलेंडर। यानी कि जब हमारा टेस्ट चल रहा था तो उस समय उसके अंदर कितना मास आया सिलेंडर के अंदर, फिर हमने टेम्परिंग रोड की हेल्प से उसको कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट कर दिया, तो मास ऑफ कंक्रीट फुल्ली कॉम्पैक्टेड इन सिलेंडर। यानी कि उसको दबाने के बाद अच्छे से सिलेंडर को हमने नीचे दबाया, उसके अंदर जो कंक्रीट थी, और फिर उसके अंदर कंक्रीट फिल करी, तो उसके बाद जो हमको मिला वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या आता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाता है। अब इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वर्केबिलिटी कैसी होगी। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास लेस देन या इक्वल टू 0.85 है तो हमारे पास लो वर्केबिलिटी होगी, और अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.92 है तो हमारे पास मीडियम वर्केबिलिटी होगी, और अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0.95 है तो हमारे पास हाई वर्केबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं, और आपको याद हो तो पंप में हम मीडियम वर्केबल कंक्रीट को हम भेज देते हैं, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 0.90 से लेकर के 0.92 तक होती थी। मैंने बताया था ना कॉम्पैक्शन फैक्टर, इस कॉम्पैक्शन फैक्टर पे हम कंक्रीट को भेजते हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो वो यही चीज़ थी। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास स्लम्प टेस्ट।
तो देखिए स्लम्प टेस्ट जो होता है हमारे पास फील्ड टेस्ट होता है, इजी टू परफॉर्म होता है, आसानी से हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। एपरेटस की बात करें तो शेप ऑफ फ्रेस्टम, फ्रेस्टम की शेप इसमें होती है। फ्रेस्टम की शेप कैसी होती है? फ्रेस्टम समझते हो ना, जैसे हमारे घर पे बाल्टी वगैरह होती है ना, बाल्टी आपने देखी होगी, बकेट, तो वो बकेट या बाल्टी जो होती है वो फ्रेस्टम होती है। तो उसको उल्टा कर दो तो इस तरीके से हो जाएगी। तो फ्रेस्टम की शेप का ये हमारे पास इक्विपमेंट या एपरेटस होता है, जिसको हम कोनिकल शेप भी अपना बोल देते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करें सर, तो डायमेंशन जो इसका टॉप डाया होता है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर होता है, और बॉटम डाया जो होता है नीचे वाला, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर होता है, और जो इसकी हाइट होती है ना सर, वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। ये तीनों डायमेंशन पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे। अब बात करें इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, तो देखिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका होता है, टेम्परिंग रोड होती है। चलिए मैं पहले आप लोग को इससे रिलेटेड बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। देखिए टेम्परिंग रोड होती है, इसमें जिसका जो डाया होता है वो 16 mm होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लम्प टेस्ट में जो हम टेम्परिंग कर रहे होते हैं उसका डाया कितना होता है, तो 16 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो होती है वो कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर होती है। डाया 16 mm होता है, सॉरी, डाया 16 mm होता है, और हाइट जो होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। और इसमें कंक्रीट फिल अप इन 3 to 4 लेयर्स एंड टेम्परिंग रोड सब्जेक्टेड टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज। इसमें होता क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास इस तरीके का इक्विपमेंट था, मैंने आपको बताया। इसके अंदर हम कंक्रीट फिल करते हैं, 1 2 3 तीन लेयर में, या 3 या 4 लेयर में कंक्रीट को फिल करते हैं, ठीक है। कंक्रीट को फिल कर दिया हमने। कंक्रीट को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, 25 नंबर्स बाद, यानी 25 बार लगभग इसको हम अप डाउन करते हैं। जो टेम्परिंग रोड होती है इसकी हेल्प से हम इसको कंक्रीट को नीचे दबाते हैं। 25 बार अभी बताया था ना, टेम्परिंग रोड की डायमेंशन भी ये लिख रही हैं, तो इसकी हेल्प से हम करते हैं। फिर ये कम्प्लीटली जब हमारा फिल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए दो आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, दो हुक टाइप के नज़र आ रहे होंगे, ये क्लिपर्स हैं दो ये। तो इन क्लिपर्स की हेल्प से हम करते क्या है, इसको पकड़ते हैं अपना, और ऊपर इसको खींच लेते हैं, बॉक्स को ऊपर खींच लेते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ पे हमने इसको पहले कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया, फिर इसके बॉक्स को हम ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि जो हमारा एपरेटस है उसको हम ऊपर ले लेते हैं। और ऊपर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल वाले से। तो ओरिजिनल वाले से कंपेयर करते हैं और ऊपर स्केल रख देते हैं और मेजर कर लेते हैं कि कितना कम हुआ है ये। तो जितना भी ये फैल जाता है नीचे आ जाता है, और जितना भी कम होता है वो उसकी स्लम्प वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको देखिए, हमने जब उसको बाहर निकाल लिया बॉक्स को, तो जो ओरिजिनल बॉक्स था हमारा ये था, फिर हमने इसको कंपेयर करा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही होगी। तो ये जो कमी नज़र आ रही है इसको हम स्केल्स की हेल्प से अपना मेजर कर लेते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं स्लम्प अपना, ठीक है। अब स्लम्प की जो वैल्यू होती है, अगर मान लो जो स्लम्प है हमारे पास वो है 20 to 40 mm, तो लो वर्केबिलिटी होगी। अगर 40 to 50 mm हमको स्लम्प देखने को मिल रहा है तो मीडियम वर्केबिलिटी होगी। और 80 to 150 mm अगर हमको देखने को मिल रहा है तो वो हाई वर्केबिलिटी हमारी होगी। क्लियर है? अब देखो, अगर हमारे पास स्लम्प वैल्यू 20 से 40 के बीच है तो हम यूज़ करते हैं उसको मास कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड और कंस्ट्रक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास स्लम्प जो है वो 40 से 50 के बीच है तो हम इसको पैराफिट वॉल, पियर, स्लैब और बीम के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। और अगर हमारे पास 80 to 150 है तो हम उसको नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इनको लगा लो। ये तो पूछे गया कि लो, हाई, मीडियम वर्केबिलिटी, लेकिन जब सिलम वो कहेगा, सिलम की वैल्यू बोल देगा, सिलम की वैल्यू 45 है, तो आप उसको किसके लिए यूज़ कर सकते हो? बीम के लिए, स्लैब के लिए, पियर के लिए, पैराफिट बॉल के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से हमारा पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट की अगर हम बात करें, व्हेन सिलम टेस्ट एंड कॉम्पैक्शन टेस्ट कैन नॉट बी डन। जो हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट था और सिलम टेस्ट था, जब हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है वो, जब हम उसको ना कर पाएँ तो हम उस केस में अपना यूज़ करते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट की बात करें तो इसमें एपरेटस जो होता है वो फ्लो टेबल ही होता है, और इस फ्लो टेबल का जो डाया होता है वो 76 mm होता है। इसमें मोल्ड की शेप की बात करें तो जो मोल्ड इसमें रखा जाता है हमारा, वो देखिए इस तरीके का ये टेबल होता है। उसके ऊपर मोल्ड जो होता है ये भी कोनिकल होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो कोनिकल है, और इसके भी साइड में क्लीपर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और टेम्परिंग रोड भी इसके साथ है। तो हम करते क्या है, इसका जो टॉप डाया होता है वो 17 सेंटीमीटर का होता है, बॉटम डाया 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। तो 12 सेंटीमीटर हाइट होगी, टॉप डाया 17 हो गया, बॉटम डाया कितना हो गया, 25 इसका हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो टेबल राइज एंड ड्रॉप बाई
12.5 mm। ये हम करते क्या है, इस टेबल को आपने देखा जो अभी टेबल को अप और डाउन करते हैं, ऊपर और नीचे गिराते हैं इसको, तो 12.5 mm तक इसको अप डाउन कराते हैं 15 टाइम्स, 15 बार 15 सेकंड में, 15 बार 15 सेकंड में इस टेबल को हम अप और डाउन कराते हैं। ठीक है, कितनी हाइट तक, 12.5 mm हाइट तक। तो उसके बाद होता क्या है कि जो हमारी कंक्रीट होती है स्प्रेड हो जाती है सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी कंक्रीट। तो हम क्या करते हैं, 6 डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो जो स्प्रेड होता है उसको हम 6 डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और इसकी जो फ्लो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 150 तक होती है। तो ये रेंज हमसे पूछ ली जाती है कि जो फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं उसमें जो फ्लो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 150 के बीच होती है। और फ्लो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्प्रेड डाया इन सेंटीमीटर, यानी जब कंक्रीट हमारी स्प्रेड हो गई तो उसकी कितनी थिकनेस थी वो सेंटीमीटर में माइनस के 25/25 इंटू 100, तो वो फ्लो परसेंटेज हमको दे देता है। और उसकी रेंज जो होती है वो 0 से 150 होती है, और इसी फ्लो परसेंटेज के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी उसकी लो या हाई वर्केबिलिटी होगी। देखिए कुछ इस तरीके से टेस्ट हमारा परफॉर्म करा जाता है। ये फर्स्ट नंबर पे हमने उसको फिल कर दिया, फिर सेकेंडली हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर अपना टेबल को हम अप डाउन कराते हैं, बाहर निकालने के बाद टेबल को अप डाउन कराते हैं 12.5 mm तक 15 टाइम्स 15 सेकंड में। ठीक है, 15 सेकंड में 15 बार हम उसको कराते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो जो कॉन्क्रीट होती है हमारी वो 6 डायरेक्शन में फैल जाती है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है इसके ऊपर। तो जिस थिकनेस तक वो फैली उसको हम पता कर लेते हैं, और बस उसको पता करने के बाद उस थिकनेस को यहाँ पे रख देते हैं, सभी वैल्यूज़ हमें पता, परसेंटेज यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर उसके बेस पे हम थिकनेस अपनी पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ में दो तरीके से पढ़ेंगे, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग, शियर। यानी कि आपको स्ट्रेंथ में इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले एग्जाम दे रखे हैं तो आप लोग को बड़े अच्छे से मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अपने एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे, और जो यूजेज और रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं हमारे कंक्रीट से रिलेटेड वो सब हम अपने एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करके बताते हो कि सर कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं और अच्छे से वर्क करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। तो यार जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और भाई नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, तो आप लोग सपोर्ट अगर करोगे तो मेरा भी मन करता है कि यार आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट और दिया जाए। तो सब आप ही के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे यार। और जो भी आप लोगों से अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।